हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो यहाँ पे हम एक सिंगल वीडियो में विद डिटेल्ड पैटर्न पे चर्चा करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। जो सामने हार्ट दिख रहा है आपको, हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे, ब्लड के बारे में बात करेंगे, लिम्फ के बारे में बात करेंगे। तो हम टोटल ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बारे में जिक्र करने वाले हैं। ये आपके पूरे सिलेबस का कंटेंट एक ही वीडियो में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो समराइज्ड वे हम पूरा चैप्टर का यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए सीधे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर सबसे पहले शुरुआत बात करते हैं सर्कुलेशन की। तो सर्कुलेशन क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट किसका? न्यूट्रिएंट्स का, साथ में ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कंसर्न करने वाले जो टिश्यूज़ या ऑर्गन्स होते हैं वो सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सर्कुलेशन एक सिंपल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जैसे स्पंजेस में या सेलेंट्रेट्स में। यूज करते हैं वाटर फ्रॉम दियर सराउंडिंग्स। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है, वैसे स्पंजेज और सिलेंट्रेट्स में वाटर की जो सराउंडिंग होती है उनके बेसिस पे सर्कुलेशन देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बॉडी फ्लूइड यूज किए जाते हैं, जिसमें हम बात करते हैं ब्लड एंड लिम्फ की सर्कुलेशन के लिए। तो हमारे पास सर्कुलेशन के लिए क्या क्या यूज होता है? ब्लड और लिम्फ। लेकिन जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जैसे स्पंज की अगर हम बात करें या सिलेंट्रेट्स की बात करें, तो वहाँ पे वाटर यूज किया जाता है एज दियर सराउंडिंग्स। फिर बात करते हैं हम सर्कुलेशन के पाथवेज की, यानी कि रास्ते की। तो ये दो टाइप्स के होते हैं मेनली, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे बात करें अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ओपन का मतलब खुला हुआ, खुला हुआ का मतलब ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड पंप तो किया जाता है हार्ट के थ्रू, लेकिन सीधे सीधे कहाँ ओपन होता है? लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेस आर कैविटी। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं, नलियाँ होती हैं, वैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑर्गेनिज्म के पास नहीं देखने को मिलते हैं। ये बोले जाते हैं आर्थ्रोपोड्स में या मोलस्कन्स में पाए जाते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर बात करें हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ये हम ह्यूमन्स बीइंग में देखने को मिलेंगे, जितने भी कॉर्डेट्स फैमिली से आते हैं या एनिलिड्स में देखने को मिलते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेशन होता है मेनली। और ऐसा सिस्टम ज़्यादा एडवांटेजियस होता है क्योंकि यहाँ पे जो फ्लो होता है फ्लूइड प्रिसाइजली रेगुलेट किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जिस ऑर्गन में जिस काम के लिए भेजना है वो हम प्रॉपरली वहाँ तक पाइप के थ्रू, वेसल्स के थ्रू पहुँचा सकते हैं, जो ओपन वाले में नहीं देखने को मिलता है। अब ये तो बात हो गई सर्कुलेटरी पैटर्न की। अब बात करें अगर हम वर्टिब्रेट्स में, तो हार्ट मस्कुलर होता है, चैम्बर्ड होता है, कक्षाएं होती हैं हार्ट के अंदर। जैसे यहाँ पे हार्ट की बात करें तो 1, 2, 3 और 4 कक्ष यानी कि रूम दिख रहे हैं, जिनको हम चैम्बर बोलते हैं। अब ये चैम्बर्स, कुछ एनिमल्स में सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट देखने को मिलते हैं। जैसे फिशेस की बात करें तो इसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, कुछ इस तरह से हार्ट नज़र आता है। ये 2 चैम्बर हार्ट हो जाता है कुछ एम्फीबियंस में और कुछ रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल को छोड़ के, ये याद रखिएगा, रेप्टाइल्स के पॉइंट में क्रोकोडाइल एक्सेप्शन होता है। इनमें हार्ट जो देखने को मिलते हैं वो होते हैं 3 चैम्बर के। इस तरह से कुछ पैटर्न आपको देखने को मिलता है हार्ट का। नीचे जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो बटे हुए नहीं होते हैं, लेकिन आर्किल्स जो होते हैं वो बटे हुए होते हैं। तो ऊपर के आर्किल्स के नंबर्स की बात करें तो 1 और 2 आर्किल हो जाता है और 1 वेंट्रिकल्स हो जाता है। फिर बात करते हैं क्रोकोडाइल, बर्ड्स या मैमल्स में टोटल 4 चैम्बर हार्ट दिखते हैं। ऊपर की तरफ 2 चैम्बर कुछ इस तरह से नज़र आते हैं और साथ में नीचे की तरफ भी। तो ये टोटल 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है बर्ड्स में, मैमल्स में एंड क्रोकोडाइल्स में। अब यहाँ पे देखना, ये जो पैटर्न है इसमें ब्लड आएगा तो ब्लड एक ही साइड में जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे जब बात करेंगे तो ब्लड आएगा, इधर से ब्लड तो सर्वाइव कर रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, लेकिन ब्लड इसमें भी आएगा। तो देखो एक सर्कुलेटरी सिस्टम ये हो जाता है। 2 चैम्बर हार्ट में सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है फिशेस में स्पेशली।
हार्ट रिसीव करता है इम्प्योर ब्लड इसमें, और वेनस में ओनली वेनस हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, मतलब यहाँ पे सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो कर पाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। बट अगर हम बात करें 3 चैम्बर्ड हार्ट में तो क्या होता है, इनकम्प्लीट, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे ब्लड आता तो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों, लेकिन नीचे जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनमें एक साथ ओपन करता है ब्लड, तो इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड मिक्स्ड पैटर्न पे एक साथ भेजा जाता है, ये मिक्स्ड हो जाता है सिंगल वेंट्रिकल्स में, इसलिए पंप्स यहाँ पे मिक्स ब्लड किए जाते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से मिलता है इनको गिल्स से, लंग से, स्किन से, क्योंकि ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं इन एम्फेबियंस एंड रेप्टाइल्स। फिर बात करते हैं हम 4 चैम्बर्ड हार्ट की। अगर चारों चैम्बर्ड हार्ट होंगे तो इधर से ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस साइड से और ऑक्सीजनेटेड इस साइड से, तो प्रॉपर यहाँ पे फ्लो देखने को मिलता है, तो ये पैटर्न कहलाता है आपका डबल सर्कुलेशन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली रिसीव होता है लेफ्ट एंड राइट एट्रियम रिस्पेक्टिवली, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको देखने को मिलता है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये वेंट्रिकल में पास होता है सेम साइड में, और फिर वेंट्रिकल पंप करते हैं ब्लड को बाहर विदाउट एनी मिक्सिंग। अब यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम बात करते हैं, इंक्लूड करते हैं ये हिस्से हार्ट की, ब्लड की और ब्लड वेसल्स की कहानी हम एक साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। ब्लड 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होते हैं प्लाज्मा जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, प्लाज्मा 55% कैरी करता है, और बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट की तो ये 45% हिस्सा होता है। इसमें अगर हम बात करें तो हम आरबीसीज की बात करेंगे, डब्ल्यूबीसीज की बात करेंगे एंड प्लेटलेट्स की बात करेंगे। तो ये अकेले फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, और जो बचा हुआ हिस्सा है प्लाज्मा वो 55% हिस्सा होता है। तो ब्लड एलिमेंट्स 45%, प्लाज्मा 55% आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें प्लाज्मा की तो प्लाज्मा एक्स्ट्रा कलर्ड स्लाइटली एल्कलाइन, पीएच वैल्यू की बात करें तो ये 7.4 होता है। विस्कस फ्लूइड देखने को मिलता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें प्लाज्मा की तो प्लाज्मा में मेनली आपको देखने को मिलता है 90 से 92% वाटर, ये एक अच्छा सॉल्वेंट होता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स यहाँ पे पाई जाती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स इंक्लूड करते हैं। प्रोटीन कौन कौन सी, फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है जिससे ब्लड कोएगुलेट करता है। जब ब्लड क्लॉटिंग होती है उस समय इसका जिक्र आता है, इसके बारे में अभी हम और डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग इसी टॉपिक में इंक्लूड किया गया है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है जो एंटीबॉडीज़ की तरह वर्क करती है, डिफेंस सिस्टम में हमारे वर्क करती है। एल्ब्यूमिन की बात करें तो ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए प्रेजेंट होती है। स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होती है जो प्लाज्मा में पाई जाती है। ये सबसे छोटी प्रोटीन कौन सी होती है, एल्बुमिन्स प्रोटीन, ये सबसे छोटी प्रोटीन होती है। अगर हम बात करें ग्लूकोज की, अमीनो एसिड्स की, लिपिड की और कोलेस्ट्रॉल की, ये भी ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन आयन, यहाँ तक कि बाइकार्बोनेट आयन भी यहाँ पे पाए जाते हैं। गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंस शोन करते हैं। प्लाज्मा बिना क्लॉटिंग फैक्टर के सीरम के नाम से जाना जाता है। अब क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, फाइब्रिनोजन। अगर हम फाइब्रिनोजन प्लाज्मा से निकाल दें तो जो कुछ भी बचेगा उसको हम क्या नाम दे देते हैं, नया नाम सीरम नाम दे देते हैं। अब बात करते हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। ये डिस्क शेप जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये आरबीसी की यानी कि रेड ब्लड सेल्स की स्ट्रक्चर्स है। इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इनके नंबर्स की बात करें तो 5 से 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर ये पाए जाते हैं। इनके नंबर्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। अगर बात करें इनके शेप की तो ये बाइकॉन्केव नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। कोई माइटोकांड्रिया यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ग्लोबुली कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। रेड कलर की होती हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है, कौन, हीमोग्लोबिन। आयरन कंटेनिंग मेन फंक्शन इसका देखने को मिलता है गैसियस एक्सचेंज का। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है ये 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में खून की कमी हो गई, तो खून की कमी को हम मेज़र कैसे करते हैं, एक तो आरबीसी के नंबर मेज़र किए जाते हैं, दूसरा हीमोग्लोबिन के अमाउंट्स।
हीमोग्लोबिन के अलाउंट टोटल 100 ml में अप्रॉक्सीमेट डेटा के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है 12 to 16 ग्राम आपका 12 to 16 ग्राम आपका अमाउंट हीमोग्लोबिन का होना चाहिए। हीमोग्लोबिन है क्या? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। अब अगर हम बात करें आरबीसी के बारे में, तो ये आरबीसी लाल कलर की खुशी खुशी जा रही है। इसके अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन इसका रेड बोन मैरो में देखने को मिलता है। काउंट 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर देखने को मिलता है। एवरेज लाइफ स्पैन इसका सिर्फ 120 डेज देखने को मिलता है। इसके बाद आरबीसी जो होती हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और डिस्ट्रॉय होकर कहाँ चली जाती हैं? स्प्लीन में। स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है, क्योंकि ग्रेवयार्ड मतलब मुर्दा घर, जहाँ पे आरबीसी को दफन कर दिया जाता है, दफनाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं शमशान घाट ऑफ आरबीसी, दैट इज स्प्लीन। फंक्शन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें पैटर्न में डब्ल्यूबीसीज की, तो डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स या इसी को हम ल्यूकोसाइट सेल्स बोलते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कभी ल्यूकोसाइट के नाम से भी चीज़ें आ जाएं तो कंफ्यूज मत होना, दैट इज डब्ल्यूबीसीज ओनली। कलर की बात करें तो ये कलरलेस होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं। न्यूक्लिएटेड का मतलब इनके पास न्यूक्लियस पाया जाता है। ये न्यूक्लिएटेड का मतलब है न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब इनमें न्यूक्लियस की प्रेजेंट देखने को मिलती है। डिफरेंट टाइप्स के ये देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। टोटल 5 टाइप्स यहाँ पे इनके पैटर्न देखने को मिलते हैं, अभी इनका जिक्र करने वाले हैं हम। काउंट की बात करें तो ये 6000 से 8000 नंबर्स में पर क्यूबिक मिलीमीटर पाए जाते हैं। फॉर्म करते हैं किस में? बोन मैरो में, लिम्फ ग्लैंड में और स्प्लीन में। एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें तो जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये 1 से 15 दिन ही इनकी लाइफ स्पैन देखने को मिलती है। फंक्शन की बात करें तो ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे इम्यूनिटी की रिस्पॉन्स करते हैं वो हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ के एक साथ समझते हैं। डब्ल्यूबीसीज मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और एक होती हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। एक्चुअली में इनकी जो बॉडी सरफेसेस होती हैं उनमें प्रेजेंस देखने को मिलती है। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, जिसमें हम बात कर रहे हैं, ये आरबीसीज है, एरिथ्रोसाइट सेल्स, उसके बाद 1 2 3 4 5, ये टोटल जो नंबर बीच वाले दिख रहे हैं ये सब डब्ल्यूबीसी के पैटर्न हैं। इनकी बात करें तो ये जो सरफेस होती है, इस सरफेस पे कुछ ग्रेन्यूल्स या दाने लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। जैसे ये देखिए, इनके पास दाने प्रेजेंट हैं, इनके पास भी दाने और इनके पास भी। तो ये टोटल 3 दाने वाले स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम ग्रेन्युलोसाइट सेल्स। जिनके पास ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे से पाए जाते हैं, वो बने होते हैं प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे दाने, वो ग्रेन्युलोसाइट सेल्स कहलाती हैं। इसको डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं NEB, नेब, या BEN के रेस्पेक्ट में याद कर सकते हैं, बेन 10। एक छोटी सी मूवी भी आई थी, देखा होगा आपने, एनिमेटेड पैटर्न। अगर कैरेक्टर्स पसंद रहे होंगे तो ये मूवी भी चलती थी, तो बेन 10 के नाम से याद रख सकते हैं। बेन मेनली ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करेंगे तो जो बचेंगी वो क्या हो जाएंगी? ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अगर हम यहाँ पे बात करें न्यूट्रोफिल सेल्स की, तो ये मेनली हेट्रोफिल्स के नाम से और अल्टरनेटिव नाम जाना जाता है इनका, पर इसके नाम से कभी ये पूछा नहीं गया है। न्यूट्रोफिल्स काफ़ी पर्याप्त है आपके लिए। ये लगभग 60 to 65% होती हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी होती हैं, यानी कि यही हमारी आर्मी की तरह वर्क करती हैं, रक्षा करती हैं हमारी बॉडी की। फंक्शन इनका फाइगोसाइटोसिस होता है। फंक्शन कैसे करती हैं ये? अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आया और ये कुछ इस तरह से अमीबॉइड शेप होता है, इस पार्टिकल के आसपास आएंगी, घेरा बनाएंगी और उसको खा जाएंगी। खाने का जो प्रोसेस है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फैगोसाइटोसिस। 60 to 65% डब्ल्यूबीसी का हिस्सा अकेले न्यूट्रोफिल्स कैरी करती है। तो अगर कभी पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अबेंडेंट कौन सी डब्ल्यूबीसीज पाई जाती हैं, तो वो होती हैं न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद बात करें हम एसिनोफिल्स की, एसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स के नाम से जानी जाती हैं। ये रजिस्ट करती हैं, सिर्फ 2 से 3% पाई जाती हैं। रजिस्ट करती हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट और काज करती हैं एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस यही काज करती हैं, और जब इनके नंबर ज़्यादा हो जाते हैं तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसी डिजीज़ के बारे में आपने सुन रखा होगा, इस्नोफीलिया नाम की जो डिजीज़ होती है वो इन्हीं सेल्स के, इस्नोफिल्स के नंबर्स बढ़ने की वजह से देखने को मिलता है, और ये एक एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें बेसोफिल्स की या हम साइनोफिल्स की बात करें तो ये 0.5 से लेके 1% तक पाई जाती हैं। सिक्रीट करती हैं मेनली हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, ईटीसी, और काज करती हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, जलन काज करती हैं बॉडी में। एलर्जिक रिस्पॉन्स ये भी हिस्टामिन, क्योंकि ये एंटी हिस्टामिन जब ये ज़्यादा नंबर्स में रिलीज हो जाती हैं तो एलर्जी बैलेंस करने के लिए हमको अलग से टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, एलेग्रा या एलर्जिन जैसी टैबलेट्स, और वो टैबलेट्स एंटी हिस्टामिन रिलीज करती हैं ताकि इनके जो नंबर्स हिस्टामिन के रिलीज हुए हैं उनको साइलेंट किया जा सके। और ये रिलीज क्यों होते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो गई हैं या माइक्रोबॉडीज़ आ गई हैं जो नुकसानदायक हैं, तो ये मेनली आपकी बॉडी को बचाने के लिए रिलीज करती हैं, लेकिन इनको नहीं पता होता है कि वो आपके लिए नुकसानदायक है। फिर अगर हम बात करें ए ग्रेनुलोसाइट्स की, तो ए ग्रेनुलोसाइट्स दो टाइप्स की देखने को मिलती हैं आपको। एक होती हैं लिम्फोसाइट सेल्स जो 20 to 25% देखने को मिलती हैं। ये सबसे छोटी WBCs होती हैं विद द लार्जेस्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इनका बहुत बड़ा होता है साइज में। ये जैसे आपके पास दिख रही होंगी, न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा है लेकिन सेल बहुत छोटी सी होती है। ये इंड्यूस करती हैं फर्दर दो टाइप्स में, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बेसिकली अगर हम बात करें जो HIV एड्स नाम की डिजीज़ होती है, इसमें जो HIV वायरस होता है वो इन्हीं टी लिम्फोसाइट सेल को मार देता है। इसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्स काज करती हैं और एंटीबॉडीज़ रिलीज करती हैं। एंटीबॉडीज़ अगर सिक्रीशन नहीं हो पाई टाइमली तो टी लिम्फोसाइट्स खत्म हो जाएंगी, तो हमें बहुत सारी फर्दर डिजीजेस देखने को मिलती हैं, छोटी छोटी बीमारियां हो जाती हैं जो लंबे समय तक बनी रहती हैं। इसलिए एड्स खतरनाक है, बाकी और कोई बीमारी नहीं काज करता है ये। अगर हम बात करें अगले टाइप्स की तो ये होती हैं मोनोसाइट सेल्स। ये सिर्फ 6 to 8% कैरी करती हैं हिस्सा। लार्जेस्ट WBCs कही जाती हैं ये फंक्शन करती हैं फैगोसाइटोसिस। मेनली लड़ाई झगड़े का काम मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्लड प्लेटलेट्स की, जो तीसरा फॉर्म्ड एलिमेंट पाया जाता है हमारे पास। ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है जैसे RBC थी, बट यहाँ पे देखने को मिलता है ये मेनली न्यूक्लियस के सेल फ्रेगमेंट से बना होता है। थ्रोम्बोसाइट्स क्या नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, लेकिन ये सेल के फ्रेगमेंट से बनी होती हैं, मतलब सेल के टुकड़े पैटर्न पे होती हैं। ये प्लेटलेट्स होती हैं आपकी, कुछ इस शेप में नज़र आती हैं, टुकड़े टुकड़े जैसी। लेकिन ये जो फ्रेगमेंट होता है ये मेनली न्यूक्लियस का ही फ्रेगमेंट देखने को मिलता है, बचा हुआ टुकड़ा, क्योंकि न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता है। अगर हम काउंट की बात करें तो ये 1.5 से लेके 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर पाई जाती हैं। इनके नंबर्स याद रखिएगा, RBC के नंबर्स के साथ कंफ्यूज मत करिएगा, RBCs के नंबर्स ज़्यादा पाए जाते हैं। ये फॉर्म होते हैं मेगा कैरियोट्स इन बोन मैरो। बोन मैरो में मेगा कैरियोट्स यानी कि लार्ज न्यूक्लियस की जो सेल्स होती हैं उनके थ्रू बनती हैं। एवरेज लाइफ स्पैन इनका 7 डेज होता है और फंक्शन इनका ब्लड क्लॉट करना होता है। अब बात करते हैं हम ब्लड कोएगुलेशन के स्टेप्स की। ब्लड कोएगुलेशन या इसी की बात करते हैं हम, क्लॉटिंग बोलते हैं इसको, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग बोलें या ब्लड कोएगुलेशन, दोनों का मतलब एक ही होता है। एक ऐसी मैकेनिज्म जो होम्योस्टैसिस, दैट मीन्स प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड लॉस थ्रू द इंजरीज। जब कोई घाव हो जाता है या चोट लग जाती है, नॉर्मली अगर ब्लड वेसल है ये और यहाँ पे कट लग गया, तो कट की वजह से क्या होता है, ब्लड यहाँ से बहने लगता है और फिर कुछ समय के बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक लेयर बन जाती है और ब्लड बहना बंद हो जाता है। इसी कंडीशन को बोलते हैं हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैटिस एक ऐसी कंडीशन या मैकेनिज्म जिसमें ब्लड का फ्लो रुक जाता है। अब ये जो प्रोसेस होती है ये इतनी आसान नहीं होती है। ब्लड का जो क्लॉटिंग पैटर्न है इसके कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लम्प्ड प्लेटलेट्स एंड द टिश्यू रिलीज। क्लम्प्ड मतलब चोट खाया हुआ, जो प्लेटलेट्स के नंबर हैं कटे हुए हैं, एंड टिश्यूज रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन पिगमेंट। इट फॉर्म्स थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की वजह से एक्टिवेट देखने को मिलता है। थ्रोम्बोकाइनेज हाइड्रोलाइज करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और जब थ्रोम्बिन एंजाइम्स यहाँ पे देखने को मिलता है, ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाता है सॉल्युबल फाइब्रिनोजन में, और
सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है इनसॉल्युबल फाइब्रिन में, और जब इनसॉल्युबल फाइब्रिन बन जाती हैं तो फाइब्रिन से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये डक्ट थी जो फट गई थी, रैप्चर हो गई थी, यहाँ पे एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है इस तरह से, और ये होते हैं किसके, मेम्ब्रेन्स, फाइब्रिन्स की। इसीलिए फाइब्रिनोजन प्रोटीन का जिक्र किया गया था कि फाइब्रिनोजन जब इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये थ्रेड ट्रैप कर लेता है, डेड ट्रैप बना देता है, जिसकी वजह से डैमेज ब्लड सेल्स यहाँ से फिर बाहर नहीं जा पाती हैं और ब्लड कोएगुलेट कर जाता है, यानी कि जम जाता है। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लम्प्ड प्लेटलेट्स और टिश्यूज रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन फर्दर प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम्स फॉर्म करता है, और ये थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बोकाइनेज में, थ्रोम्बोकाइनेज हाइड्रोलाइज करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन प्रोटीन में, और थ्रोम्बिन प्रोटीन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में कन्वर्ट करता है सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में, और फिर ये थ्रेड्स लाइक नेटवर्क बन जाते हैं और ब्लड कोएगुलेट हो जाता है, जम जाता है। तो एक बार स्टेप्स अच्छे से देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये स्टेप्स पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप पैटर्न की। ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं ए, बी और ओ ग्रुप की। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का पैटर्न पहचानते कैसे हैं? एक्चुअल में ये जो आरबीसी होती है, आरबीसी की सरफेस पे कुछ देखने को मिली प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स देखने को मिली, और इन प्रोटीन्स का नाम रखा गया एंटीजन। और एंटीजन प्रोटीन्स सिर्फ दो टाइप्स की मिली, एक ए और एक बी। अगर एंटीजन सरफेस पे ए पाई जाती है तो वो ब्लड ग्रुप ए को रिप्रेजेंट करता है, और इस एंटीजन के अगेंस्ट फाइटिंग के लिए स्फेयर के अंदर, यानी कि जो अंदर का प्लाज्मा लेयर होता है इनसाइड द सरफेस, यहाँ पे पाई गई एंटीबॉडी। और जो एंटीबॉडी होती है ये भी टाइप ए और बी की देखने को मिलती है। केस क्या होता है कि अगर ये आरबीसी है, इसके अंदर ए है और ए ही एंटीजन बाहर है, तो दोनों झगड़ा कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे हमेशा बी बॉडी पाई जाती है। अगर बाहर बी होगा तो अंदर ए पाया जाएगा, यही पैटर्न चलता है। तो एंटीबॉडीज, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी होगी। और यहाँ पे बात करें ब्लड ग्रुप कैसा होगा, उस केस में ए हो जाएगा। अब ब्लड ग्रुप ए, इसी पैटर्न पे एंटीजन अगर बी होगी तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा और एंटीजन ए हो जाएगा। अगर एंटीजन दोनों पाई गई इसी पे, ए और बी दोनों, तो अंदर क्या हो जाएगा? नील देखने को मिलेगा, एब्सेंट हो जाएगा एंटीबॉडी, क्योंकि अगर ए और बी दोनों हो गए तो अंदर ए पाया जाए या बी पाया जाए, ब्लड क्लॉट हो जाएगा और फ्रीज हो जाएगा। इसलिए एंटीबॉडी हमेशा अगेंस्ट देखने को मिलती हैं, और दोनों एंटीबॉडीज एंटीजन थे, इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है। अगर दोनों एंटीजेंस एब्सेंट हो तो इसको बोलते हैं हम ब्लड ग्रुप 0 या O, और उस केस में एंटीबॉडी दोनों पाई जाएंगी ए बी। अब यहाँ पे केस देखना, जब एंटीबॉडी दोनों है ए बी, तो अगर ए और बी ग्रुप से इसने ब्लड ले लिया तो क्या होगा? ब्लड जम जाएगा। इसलिए ये हमेशा सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ से ब्लड ले सकता है। और देखना, ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए ओ सबको ब्लड दे सकता है, इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। बट अगर यहाँ पे देखोगे ए बी, क्योंकि इसके पास एंटीजन ए बी है, नील है एंटीबॉडी, तो झगड़ा करने के लिए कोई भी नहीं है, और जब झगड़ा नहीं होगा तो ये सबसे ब्लड ले सकता है, ए बी ए एंड ओ फर्दर। इसीलिए ये चारों जो ब्लड ग्रुप हैं वो ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं ए बी को, इसलिए यहाँ पे ए बी को हम फर्दर प्रोनाउंस करते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यानी कि एक्सेप्टर। ये ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है, ए बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल डोनर, ओ निगेटिव होता है। पॉजिटिव और निगेटिव क्या फैक्टर होते हैं उनके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। अगर बात करें हम आर एच ग्रुपिंग की, यानी कि रीसस, ये सबसे पहले रीसस नाम का एक चिंपैंजी अफ्रीका में देखने को मिला था, उसके पास एक और एंटीजन के अलावा फैक्टर प्रेजेंट देखने को मिला। जैसे ये है आरबीसी, आरबीसी के पास एक एंटीजन प्रोटीन दिखा ए या फिर बी, इसके अलावा भी एक फैक्टर देखने को मिला, उसको नाम ही दे दिया गया आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर उसका नाम रखा गया और कहा गया कि अगर आर एच फैक्टर की प्रेजेंस है
तो ये कहलाएगा पॉजिटिव। और अगर RH फैक्टर नहीं होता है तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव। RH पॉजिटिव का मतलब होता है RH फैक्टर की प्रेजेंस। लगभग 80% जो ह्यूमंस हैं वो कैसे हैं, RH पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। तो ये जितने भी ब्लड ग्रुप्स अभी हमने पढ़े ये सब A, तो दो पैटर्न इसके देखने को मिलेंगे, A पॉजिटिव A नेगेटिव। ऐसे ही B की बात करेंगे तो B पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। AB की बात करेंगे तो AB पॉजिटिव एंड AB नेगेटिव। O की बात करेंगे तो O पॉजिटिव और O नेगेटिव। ये आपको कुछ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं ब्लड ग्रुपिंग के रेस्पेक्ट में। एक और कंडीशन देखने को मिलती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसके बारे में क्वेश्चन आंसर किया जाता है कि क्या होती है ये एग्जैक्टली। एरिथ्रो का मतलब होता है हम RBC की बात कर रहे हैं, ब्लास्टोसिस का मतलब होता है इनके सेल्स में डैमेज हो जाना, और उस केस में फेटालिस देखने को मिलता है, यानी कि फीटस जो होता है, फीटस मतलब नवजात बच्चा जो जन्म ले रहा होता है, उसके केसेस में डेथ रिपोर्ट की जाती है, या फिर प्रेग्नेंट मदर के चांसेस होते हैं डेथ हो सकने के। केसेस क्या होते हैं एक्चुअली, ये RH इनकम्पेटेबिलिटी पे बेस एक डिजीज़ होती है जिसमें RH निगेटिव ब्लड अगर प्रेग्नेंट मदर का होता है और RH पॉजिटिव ब्लड किसी जो फीटस है या होने वाला बच्चा है उसका देखने को मिलता है। अब क्या होता है, जब पहला बच्चा जन्म लेता है पहली प्रेगनेंसी के बाद, तो इसका जो प्लेसेंटा सेपरेट कर रहा होता है मदर के ब्लड को फीटस के ब्लड से, इसमें मिक्सिंग देखने को मिलती है। और अब मिक्सिंग होने की वजह से जो बॉडी है मदर की, भले ही थोड़ी अमाउंट में आया था ब्लड नेगेटिव और पॉजिटिव, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेता है मम्मी का ब्लड। अब मम्मी का ब्लड जब एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट बना लेता है तो यहाँ पे देखना, मैटरनल ब्लड में एक्सपोज टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ द फीटल ब्लड, इसकी वजह से RH एंटीबॉडीज़ यहाँ पे मैटरनल ब्लड में बन जाती हैं। अगर दोबारा से प्रेगनेंसी देखने को मिलती है RH एंटीबॉडीज़ में, तो उस केस में जो मदर होती है वो लीक करती है इनटू द फीटल ब्लड RH पॉजिटिव। इसकी वजह से अगर एंटीबॉडी ऑलरेडी थी मदर के ब्लड में और वो लीकेज देखने को मिला बच्चे में, तो बच्चा ऑलरेडी जो था निगेटिव और पॉजिटिव के अगेंस्ट, जो बच्चा पॉजिटिव था नेगेटिव मदर थी, तो मदर के अगेंस्ट ऑलरेडी यहाँ पे एंटीबॉडी बनी हुई थी पॉजिटिव के खिलाफ। तो वो जैसे ही मिक्सअप होता है बच्चा क्या हो जाता है, मर जाता है, फैटल देखने को मिलता है, या कुछ और सीवियर काजेज देखने को मिलते हैं जैसे एनीमिया एंड जॉइंटिस जैसी कंडीशन। इस कंडीशन को बोलते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसको अवॉइड किया जा सकता है RH एंटीबॉडीज़ इंजेक्शन के फॉर्म में मदर को तुरंत दे दिया जाता है फर्स्ट डिलीवरी के बाद, तो फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। पॉइंट्स याद रखिएगा, यहाँ पे मदर कैसी होती है RH निगेटिव और बच्चा कैसा होता है RH पॉजिटिव। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं और क्वेश्चन इन पे कई बार पूछे गए हैं। अब बात करते हैं हम ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स यानी कि वो रास्ता या पैसेज या नालियाँ जिनके थ्रू ब्लड मूव करता है। ये 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज की बात करें तो इनका जो ल्यूमेन होता है, जैसे ये एरिया होती है, आर्टरीज की बात कर रहे हैं हम, 3 लेयर्स की मेम्ब्रेन होती हैं, ये बीच की एक लेयर और बीच के जो ये एरिया बात कर रहे हैं हम ल्यूमेन की, तो ये ल्यूमेन आर्टरीज का कम होता है कंपैरिजन टू द वेन्स, क्योंकि वेन का जो बीच का एरिया होता है ये वाला हिस्सा ये ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो मिडिल लेयर होती है आर्टरीज की ये ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे पैटर्न की, तो आर्टरीज मेनली ब्लड लेके जाती हैं कहाँ पे, हार्ट से अदर टिश्यूज़ में। हार्ट से ब्लड लेके अदर टिश्यूज़ यानी कि बॉडी तक लेके जाने का काम करती हैं आर्टरीज, और ये ज़्यादातर कंडीशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। सिर्फ एक के जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, इनका काम, आर्टरीज का काम ही है कि हार्ट से दूर ले जाना। अब हार्ट से दूर जो राइट साइड का हार्ट होता है उससे दूर ले जाने का काम कौन करती हैं, आर्टरीज, बट वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसलिए उसको पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। बाकी जितनी भी ब्लड जाते हैं उन सबको बोलते हैं हम डायरेक्टली कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, इसलिए आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट एक कंडीशन। ऐसे ही वेन्स की बात करते हैं तो वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और ये जो ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट लेके जाती हैं, इनका काम क्या है, हार्ट की तरफ को ब्लड लेके जाना। बट कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है कि एक्सेप्शन हो जाता है वही
कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लेके जाती हैं, और वो कहाँ से ले जाती हैं, लंग से कैप्चर करती हैं और फिर हार्ट में लाके डंप करती हैं। तो लंग से लाना और हार्ट में डंप करना, ये जो काम होता है ये वेन्स कहलाती हैं। बात करें अगर लेयर की, तो ये 3 लेयर होती हैं, 3 ही लेयर इसकी भी देखने को मिलती हैं। बट यहाँ पे जो अंदर की लाइनिंग होती है इसको बोलते हैं हम इनर ट्यूनिका इंटिमा, स्क्वेमस एंडोथेलियम की बनी होती है। स्क्वेमस एंडोथेलियम याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। मिडिल ट्यूनिका की बात करें तो ये स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं और इलास्टिक फाइब्रस होती हैं। अगर बात करें बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं। वेन्स की बात करें तो वेन्स में सब कुछ सेम पैटर्न होता है, चाहे आर्टरीज हो या वेन्स हो, लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है जो मिडिल लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, ये बहुत पतली होती है कंपैरिजन टू द आर्टरीज। फर्दर अगर हम बात करें तो ये जो बढ़ते हैं अलग से, वेन्स वेन्यूल्स में टूट जाते हैं और आर्टरीज आर्टेरियोल्स में टूट जाती हैं। कैपिलरीज फर्दर जो आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स होते हैं ये फर्दर कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती हैं। इनको हम सिंगल लेयर्ड वेसल्स बोलते हैं। ये थिन वॉल्ड होती हैं आर्टेरियोल्स, और इनको बोलते हैं हम कैपिलरीज। ये यूनाइट करती हैं वेन्यूल्स में, और वेन्यूल्स फर्दर वेन्स में, और वेन्स जाके डंप करते हैं वेना कावा के थ्रू हार्ट में। अब बात करते हैं हम हार्ट की। हार्ट एक मीजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन होता है, मीजोडर्मल सेल से बना होता है। लोकेट करते हैं किसमें, मीडियास्टिनम में, जो प्रोटेक्ट होता है एक डबल लेयर्ड पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है हार्ट के चारों तरफ। ये जो हार्ट है इसकी चारों तरफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये जो मेम्ब्रेन होती हैं इनको बोलते हैं हम पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है। पेरिकार्डियम इसके बीच में जो मेम्ब्रेन थी, जैसे ये सिंपल सा हार्ट हो गया, एक छोटा सा रफली हार्ट, तो हार्ट के चारों तरफ क्या है, मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन ने हार्ट को कवर कर रखा है, तो बीच में स्पेस भी तो है, और इस स्पेस में जो प्रेजेंट होता है वो फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन रुक जाता है। सराउंडिंग में जो बहुत सारा आपको फ्रिक्शंस देखने को मिलता है, वो फ्रिक्शंस यहाँ पे नहीं हो पाता है, क्योंकि सराउंडिंग टिश्यूज जब इससे टकराएंगे तो टकराने की वजह से इनमें डैमेज नहीं देखने को मिलता है। हार्ट प्रॉपर फंक्शनेट करता रहता है। हार्ट 4 चैम्बर्ड का होता है। 2 चैम्बर आपको अपर की साइड में देखने को मिलते हैं, जिनको हम एट्रिया या आरिकल्स बोलते हैं। 2 चैम्बर नीचे वाले, जिनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। वाल जो होती हैं इनकी कार्डियक मसल्स की बनी होती हैं। वेंट्रिकल्स ज़्यादा थिकर होते हैं एट्रिया के, और वेंट्रिकल्स थिकर क्यों होते हैं, क्योंकि इनको ब्लड करना होता है पंप, और ब्लड बाहर जाता है। एट्रिया सेपरेट होता है बाय इंटर एट्रियल सेप्टम। ये देखिए 2 एट्रिया इधर और इधर, इनके बीच में ये हिस्सा प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम सेप्टम। और ये सेप्टम कैसा कहलाता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। एट्रियल को सेपरेट करने वाला इंटर एट्रियल सेप्टम कहलाता है। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में थिक फाइब्रस एंट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। जब इनमें ओपनिंग की बात करते हैं, यानी कि इस पॉइंट पे आर्किल और वेंट्रिकल को अलग करने वाला ये जो सेप्टम होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के नाम से जाना जाता है। फिर अगर बात करें तो इनके पास वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल की बात करें तो वॉल देखने को मिलता है राइट साइड में, ट्राइकस्पिड वॉल पाया जाता है, जो 3 मस्कुलर फ्लैप्स से बना होता है, या कस्प बोलते हैं फ्लैप्स को। गार्ड करता है ओपनिंग बिटवीन द राइट। ये जो हार्ट का राइट वाला हिस्सा होता है, इधर से ब्लड इधर जाता है, तो वेंट्रिकल में चूंकि पंपिंग होती है और पंपिंग से ब्लड वापस ना जाए, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलता है गार्डिंग के लिए आपको ट्राइकस्पिड वॉल्व। उसकी कंपैरिजन लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है डबल या 2 मस्कुलर फ्लैप का वॉल्व, इसको बोलते हैं हम बाइकस्पिड। ये बाइकस्पिड वॉल्व कहलाता है, या फिर इसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। ये लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। वॉल का काम होता है इनके बैक फ्लो को, किसके, ब्लड के बैक फ्लो को रोकना, सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउ करना ब्लड को। ओपनिंग ऑफ द हार्ट की बात करें तो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स ओपन करते हैं किसमें, पल्मोनरी आर्टरीज में। यहाँ से जो ब्लड जाता है ये किस में जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में घूम के बैक साइड से, यहाँ से फ्रंट वर्ड तो नहीं दिख रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। यहाँ से जो ब्लड जाता है, क्योंकि ये कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से दूर ले जाने के लिए आर्टरी काम करती हैं, तो यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो घूम के जाएगा किसमें, पल्मोनरी
आर्टरी में। अब फिर लंग्स के पास जाके प्योरीफिकेशन होता है और लंग्स से फिर ब्लड आता है आर्किल्स में और आर्किल्स से वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स से फिर धक्का लगता है तो ये हार्ट जाता है कहाँ पे, एओर्टा में। तो यहाँ पे देखने को मिलता है जब ब्लड जा रहा होता है एओर्टा में और उसी समय ब्लड जा रहा होता है पल्मोनरी आर्टरीज में, तो ब्लड बैक फ्लो ना हो तो यहाँ पे भी एक प्रेजेंस देखने को मिलती है वॉल्व की। ये वॉल्व बोले जाते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड्स में, एक ही नाम से जाने जाते हैं, इस शेप की वजह से सेमी ल्यूनर वॉल्व बोले जाते हैं। ये बैक फ्लो ऑफ द ब्लड यहाँ पे रोकने में हेल्प करते हैं ताकि वापस से ब्लड बैक ना हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम की। ये सिस्टम पैटर्न हो गया, आर्किल्स, वेंट्रिकल्स, नीचे वाले वेंट्रिकल्स, ऊपर वाले आर्किल्स। वेंट्रिकल्स पंप करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, धक्का लगाते हैं। जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये हिस्से जो आपके नीचे की तरफ से हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये हिस्सा जो यहाँ पे कॉर्नर पे प्रेजेंट है इसको बोलते हैं हम एसए नोड या पेसमेकर। ये डायरेक्टली मैसेज सिग्नल ऑब्टेन करता है कहाँ से, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, वहाँ से डायरेक्ट मैसेज आता है यहाँ पे इम्पल्स, और वो इम्पल्स हार्ट बीट को इनिशिएट करते हैं। इसीलिए ऐसे नोड को हम पेस मेकर बोलते हैं। पेस मेकर डायरेक्टली कनेक्ट करता है एवी नोड को। एवी नोड से कनेक्टेड यहाँ पे देखने को मिलते हैं बंडल्स, और ये बंडल्स होते हैं इनको हिस साहब ने खोजा था इसलिए इसको बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। ये फर्दर माइक्रोफाइब्रल स्ट्रक्चर्स में बटे होते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स में, इनको बोलते हैं हम परकिंजे फाइबर्स। ये परकिंजे फाइबर्स फर्दर हेल्प करते हैं इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने पे। तो जब ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसको बोलते हैं हम वेंट्रिकल सिस्टोल। मस्कुलर का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मेनली हम वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि जो भी ब्लड प्रेशर जनरेट होता है वो यहीं से होता है। ये ब्लड प्रेशर का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। हार्ट की कंडक्टिंग सिस्टम क्या क्या वर्क करते हैं। ये नोडल टिश्यूज़ कैरी करते हैं, बंडल्स एंड फाइबर्स से बने होते हैं। नोडल टिश्यूज़ की बात करें तो ये स्पेशली कार्डियक मस्कुलर प्रेजेंट होती हैं हार्ट वॉल्स में। दो टाइप्स की होती हैं, एक होते हैं ऐसे नोड साइनोएट्रियल नोड और दूसरा होता है एवी नोड या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड को हम पेस सेटर बोलते हैं और ऐसे नोड को हम पेस मेकर बोलते हैं। ये राइट अपर कॉर्नर ऑफ द हार्ट के एट्रियम में प्रेजेंट होता है, जबकि हम बात करें एवी नोड की तो ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। कहाँ पे, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये हिस्सा जो आर्किल और वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा होता है यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलता है। बात करें अगर यहाँ पे नोडल टिश्यूज़ जो हार्ट में बटे हुए थे इसकी प्रेजेंस में, यहाँ से जो एवियन नोड है मेनली ये बंडल ऑफ फाइबर्स से बना होता है जिसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स या एवीबी, इसको फर्दर हम बंडल ऑफ हिस के नाम से जानते हैं। ये डिवाइड करता है सेप्टा को राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में। हर एक ब्रांच पास करती है वेंट्रिकुलर वॉल्स से और वेंट्रिकल वॉल्स ब्रेक हो जाती है किसमें, माइन्यूट फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स में, इनको बोलते हैं परकिंजे फाइबर। ये फाइबर अलोंग विद द बंडल्स नोन एज बंडल ऑफ हिस, इन फाइबर्स को हम एक साथ बंडल ऑफ हिस के नाम से जानते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें नोडल टिश्यूज जनरेट करते हैं एक्सन पोटेंशियल, ऐसे नोड की बात की जा रही है, एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई दैट इज ऑटो एक्साइटेबल ऐसे ए सैन, यानी कि हम बात कर रहे हैं ऐसे नोड की, साइनोएट्रिकुलर नोड की या एट्रियल नोड। ये इनिशिएट करता है, मेंटेन करता है कंसंट्रेशन ऑफ द हार्ट बाय जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल, और हार्ट की जो बीट का पैटर्न देखने को मिलता है ये 70 to 75 पर मिनट्स नंबर्स में होते हैं। इसको बोलते हैं हम पेस मेकर। अब अगर हम बात करें पेस मेकर के रेस्पेक्ट में फर्दर आगे की कहानी, पेस मेकर ने कहानी क्या की यहाँ पे देखना। पेस मेकर ने मैसेज सिग्नल भेजा, एवी नोड को ट्रांसफर हुआ, एवी नोड ने बंडल ऑफ हिस को ऑर्डर किया कि चलो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करना है, और फिर ये परकिंजे फाइबर के सहारे हार्ट ने धक्का लगाया, प्रेशर बढ़ा, इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। अब ये पूरा जो साइकिल की प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं हम कार्डियक साइकिल। यहाँ पे देखने को मिलता है एक साइकिल जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट का दोनों देखने को मिलता है, जिसमें पंपिंग ऑफ ब्लड देखने को मिलती है। इन्वॉल्व करते हैं इसमें 3 स्टेजेस। पहला स्टेज होता है ज्वाइंट डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब रिलैक्स। पहले एक मोड पे क्या होते हैं, चारों चैम्बर्ड घर के रिलैक्स होते हैं। हम बात कर रहे हैं आर्किल्स एंड द वेंट्रिकल्स की।
इसीलिए इसको बोलते हैं हम जॉइंट डायस्टोल। ये रिलैक्स स्टेट होती है सारे चैम्बर की। उस समय सेमी लूनर वॉल्व क्लोज होते हैं, उस समय सेमी लूनर वॉल्व क्लोज होते हैं और हार्ट के सारे चैम्बर रिलैक्स मोड पे होते हैं। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले यानी कि आर्किल से वेंट्रिकल्स में आ जाता है। ये हिस्सा बात कर रहे हैं, ये रिलैक्स मोड में होते हैं तो ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ आसानी से मूव करता है। और यहाँ पे देखने को मिलता है वेना कावा, ये जो पीछे से आ रही थी सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा, ये ब्लड यहाँ पे, और पल्मोनरी वेन्स सीधे ब्लड यहाँ पे। तो चारों चैम्बर में क्या हो रहा होता है, ब्लड फिलिंग हो रही होती है। और ये टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे चारों चैम्बर में ब्लड फिलिंग हो रही होती है और ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये बहुत कम होता है, सिर्फ 0.4 सेकेंड का हिस्सा कवर अप होता है। इस ड्यूरेशन में बात करें तो ये दो चीज़ें एक साथ यहाँ पे प्रोसीड होती हैं फर्दर। यहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं इसी स्टेज में। इसी के साथ एट्रियल या आरिकुलर सिस्टोल देखने को मिलता है जब एसए नोड धक्का लगाता है। एसए नोड धक्का लगाता है तो ऊपर से आर्किल्स के जो ब्लड होते हैं, ये ऊपर वाले आर्किल के ब्लड नीचे की तरफ इधर से और इधर वाले ब्लड भी इधर की तरफ भेज दिए जाते हैं, बीच में चैम्बर्स होते हैं। तो यहाँ पे डिवाइडर देखने को मिलता है। एक्शन पोटेंशियल इस केस की बात करते हैं तो बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, ऊपर धक्का लगेगा तो ब्लड तेजी से नीचे जाएगा। इसकी वजह से वेंट्रिकल्स में जो मूवमेंट होता है वो लगभग 30% इंक्रीज हो जाता है। अगले स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे नीचे ये वाले वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड फ्लो ऊपर जाएगा। अब इस केस में क्या होता है, जब इस पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा होता है उसी समय बाइकस्पिड वॉल्व और इधर से ट्राइकस्पिड वॉल्व दोनों बंद हो जाते हैं। और जो वॉल्व बंद हो गए तो अब बचा क्या है, एक ओपन हो रहा है सेमील्यूनर वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में और एक घूम के जा रहा है एओर्टा में। एओर्टा ब्लड को बॉडी में लेके जाएगी और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लंग्स में लेके जाएगी। तो दोनों दूर ले जा रही हैं, दोनों में ब्लड तेजी के साथ मूव करता है इनके कॉन्ट्रैक्शन के समय। इस समय ब्लड का जो प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसमें पर्किंजे फाइबर्स का मेन रोल देखने को मिलता है। एवी नोड एंड बंडल्स ऑफ हिस एक साथ ट्रांसमिट करते हैं जिसकी वजह से मस्कुलर वॉल कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसकी अगर हम पैटर्न की बात करें तो सिर्फ 0.3 सेकेंड्स यहाँ पे यूज होते हैं और इस केस में जो ये वॉल्व होते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ये दोनों बंद होते हैं। जो साउंड प्रोड्यूस होती है इनके बंद होने की खुशी में वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल की बात कर रहे हैं, जैसे ही क्लोज होते हैं साउंड आती है लब। तो लब साउंड तुरंत यहीं पे सुनाई पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल करते हैं, मतलब ये रिलैक्स करते हैं। कौन, वेंट्रिकल्स। और जो वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो उस केस में ये जो सेमिल्यूनर वॉल्व थे जो एओर्टा के पास और पल्मोनरी आर्टरी के पास प्रेजेंट थे ये बंद होते हैं। और जब सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होते हैं तो आवाज़ आती है डब की। और एक लब और डब की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 0.8 सेकेंड लगता है टोटल टाइम। 0.8 सेकेंड, क्योंकि 0.5 डब साउंड में और 0.1 लब साउंड में, दोनों को मिला के 0.8 सेकेंड होता है एक कार्डियक साइकिल का। 0.8 सेकेंड पॉइंट में याद रखना, आंसर कई बार पूछा जा चुका है। ये 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, एट्रियल जब डायस्टोल करता है रिलैक्स होता है, या वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज करता है वेंट्रिकुलर प्रेशर, जिसकी वजह से काज होता है क्या, अटेम्प्ट क्लोजर देखने को मिलता है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व का, जिसकी वजह से बैक फ्लो वापस से एट्रिया में नहीं जाता है। सेमील्यूनर वॉल्व जब ओपन होते हैं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधे पल्मोनरी आर्टरी में और वेंट्रिकल्स में चला जाता है। जो स्टोरी अभी हमने डिस्कस की वही यहाँ पे है। कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है 0.8 सेकेंड्स में। ये पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ कैलकुलेटेड बेस्ड डेटा की। 1 हार्ट बीट को एक कार्डियक साइकिल बोलते हैं और एक कार्डियक साइकिल की बात करें नॉर्मल हार्ट बीट तो ये होती है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। एवरेज कितना, 72 टाइम्स पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो एक बार जब ब्लड पंप होता है तो हमारे कार्डियक साइकिल के अंदर ये लगभग 70 ml ब्लड एक बार पंप करता है। तो अगर हम 70 ml एक पंप में तो फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं 72 टाइम्स एक मिनट में, तो 70 ml एक बार में, तो टोटल 5000 ml यानी कि 5 लीटर ब्लड पंप देखने को मिलता है
किसमें? 1 मिनट में। ये कार्डियक आउटपुट कहलाता है। एथलीट्स का ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उनकी हार्ट बीट की रेट्स ज़्यादा होती हैं जब वो फंक्शनेट कर रहे होते हैं। हार्ट साउंड की अगर हम बात करें तो ये 2 साउंड देखने को मिलता है, एक हार्ट बीट, एक लब और एक डब साउंड से मिलके बनी होती है। लब साउंड कब आता है? जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं, और ये क्लोज कब होते हैं? जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। फिर वेंट्रिकल डायस्टोल की कंडीशन में दूसरा साउंड डब प्रोड्यूस होता है जब सेमिलुनर वॉल्व बंद होते हैं। तो लब डब साउंड कब आता है? जब वॉल्व बंद होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ईसीजी की, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें जहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का हार्ट बीट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ आपको कुछ इस पैटर्न पे देखने को मिलती है। ये हार्ट बीट यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर ये हिस्सा आपका देखने को मिलता है कॉम्प्लेक्स, और थोड़ा सा दूर जाने के बाद अगले पैटर्न पे ये हार्ट बीट एक ऊपर जा रही होती है। ये कॉम्प्लेक्स पी का होता है। क्यू, आर और एस का कॉम्प्लेक्स एक साथ देखने को मिलता है, फिर टी वेव्स होती हैं। तो इनमें पी के अलग पैटर्न, क्यू आर एस के एक कॉम्प्लेक्स और टी को अलग पैटर्न पे हम एक साथ रीड करते हैं। और देखते होंगे जब कोई पेशेंट या घर के रिलेटिव्स या फिल्मों में दिखाते होंगे, जब कोई पेशेंट बेड पे लेटा होता है तो टीवी स्क्रीन पे इसी तरह से रीडिंग चलती रहती है, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ हार्ट की देखने को मिलती हैं कार्डियक साइकिल में। ईसीजी में पेशेंट को कनेक्ट किया जाता है मशीन से विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स के थ्रू इसको कनेक्ट किया जाता है, 1 टू ईच रिस्ट, दोनों रिस्ट में एक एक कनेक्शन। और फिर लेफ्ट एंकल मतलब पैर की बात कर रहे हैं, बाएं साइड में एक अरेंजमेंट देखने को मिलता है दैट मॉनिटर हार्ट एक्टिविटी, जो हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करता है। इसकी वजह से डिटेल इवोल्यूशन ऑफ हार्ट का फंक्शन देखने को मिलता है। मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन में भी कई सारी मल्टीपल लीड्स लगा दी जाती हैं छोटी छोटी सी, जब हम इनकी रीडिंग कर रहे होते हैं। ईसीजी कंसिस्ट करता है फॉलोइंग वेव्स। पहली वेव होती है पी वेव, ये रिप्रेजेंट करती है एक्साइटेशन यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डीपोलराइजेशन का मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिस्टोल की, यानी एट्रियल सिस्टोल, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे ब्लड आता है, ये पी वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, एट्रियल सिस्टोल काज करती हैं। फिर पैटर्न की बात करें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, टर्म याद रखिएगा, री नहीं बोला गया है, डीपोलराइजेशन, यानी कि हम सिस्टोल की बात कर रहे हैं। डीपोलराइजेशन करने का मतलब सिस्टोल यानी कि प्रेशर लगा के इसको डीपोलराइज कर देना। फिर बात करते हैं टी वेव की, ये रिप्रेजेंट करती है रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब रीपोलराइजेशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 पैटर्न। तो पहले आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन और फिर रिलैक्सेशन वेंट्रिकल्स के। तो तीनों एक साथ वेव में अगर इनमें कुछ चेंजेस आते हैं या स्ट्रेट लाइन डेविएशन देखने को मिलती हैं, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द डिजीजेस, इसीलिए ईसीजी हैज़ द ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अगर इनकी लाइंस कुछ इस तरह से सीधी हो जाती हैं तो फिर पर्सन के बचने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात करें जो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन पैटर्न देखने को मिलता है, ये 2 तरह का देखने को मिलता है। एक होता है डबल सर्कुलेशन, 2 तरह का देखने को मिलता है। डबल सर्कुलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड फ्लो करता है हार्ट में 2 बार कंप्लीट करने के लिए अपने पूरे सर्किट को। एक बार ये हार्ट का चैम्बर होता है, हार्ट के चैम्बर्स में ये वेंट्रिकल्स होते हैं, ऊपर ब्लड इधर से राइट साइड में हार्ट के फिर नीचे जाता है और नीचे से लंग्स में जाता है, लंग्स से घूम के हार्ट में आता है। तो ये वाला हिस्सा आपका लंग्स के सिस्टम के लिए होता है, हार्ट टू लंग, लंग टू हार्ट। तो हार्ट में ब्लड आया एक बार, इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि ये होती हैं पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज लेके जाती हैं, वेन्स लेके आती हैं। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी यहाँ पे फ्लो होते हैं। आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं और वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट आर्टरियम में डंप करती हैं ब्लड। अब कंडीशन क्या होती है, वेंट्रिकल से भी ब्लड जाता है, ब्लड जाता है एओर्टा में, एओर्टा से पूरी बॉडी में, और बॉडी से घूम के ब्लड इस वेना कावा से होते हुए राइट आर्टिकल्स में आता है। ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोला जाता है। इसमें हार्ट और अलग अलग बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में प्रोवाइड्स किया जाता है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और अदर सब्सटेंसेस टू द टिश्यूज। जबकि हम बात करते हैं
इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन में तो सिर्फ ऑक्सीजन के यहाँ पे इंटरचेंजेस देखने को मिलते हैं। कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी एलिमिनेशन में हेल्प किया जाता है ड्यूरिंग द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब यहाँ पे देखने को मिलता है एक और पैटर्न, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड में न्यूट्रिएंट्स हैवी होते हैं, इस वजह से डायरेक्ट जब ब्लड में जाएंगे तो हमारे हार्ट को नुकसान पहुँचा सकते हैं। हार्ट को नुकसान ना हो इसकी वजह से ये सिस्टम इंक्लूड करते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन्स। सीधे जाते हैं कहाँ से, एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड जाता है किसमें, लीवर में, और लीवर के लिए हम टर्म यूज करते हैं हेपैटिक। इसी वजह से लीवर सेल्स में जब ये सप्लाई की जाती है तो इनको बोलते हैं हेपैटिक पोर्टल वेन। हेपैटिक पोर्टल वेन ऐसी वेन होती है जिसमें जो ब्लड था एलिमेंट्री कैनाल का उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे वो लीवर की तरफ ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ये जो सिस्टम होता है इसको हम हेपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पे बात करें अगर हम कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम की, एक सर्कुलेटरी सिस्टम छोटा सा देखने को मिलता है। कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली जो हार्ट होते हैं, हार्ट की मसल्स जो होती हैं उन मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकी जो आउटर लेयर्स होती हैं ये भी कार्डियक मसल्स की बनी होती हैं और इनको भी ब्लड सप्लाई चाहिए। तो इन ब्लड को सप्लाई करने के लिए जो आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं इनको बोलते हैं हम कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। और ये जो आर्टरीज होती हैं इन्हीं को हम कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ब्लड सप्लाई दी जाती है टू द हार्ट्स मसल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटीज़, तो कार्डियक एक्टिविटीज़ मेनली कंट्रोल की जाती हैं मेडुला ऑब्लांगेटा के थ्रू, जो हमारे ब्रेन का हिस्सा होता है। ऑटो रेगुलेटेड नोडल टिश्यूज़ होते हैं जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ के होते हैं। इनको हार्ट की बात करें तो ये मायोजेनिक होता है, इसको हम ऑटो रेगुलेट करते हैं नोडल टिश्यूज से, और ये कंट्रोल होती हैं थ्रू द मेडुला ऑब्लांगेटा जो रेगुलेट करते हैं थ्रू द एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये दो टाइप्स के होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्व्स इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ हार्ट बीट, इसकी वजह से स्ट्रेंथ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की ज़्यादा देखने को मिलती है और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की बात करें तो ये डिक्रीज कर देते हैं हार्ट बीट को, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट देखने को मिलता है और कार्डियक आउटपुट में डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन इंक्रीज करते हैं कार्डियक आउटपुट। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें एसिटाइलकोलिन की, तो ये हार्ट बीट के जो रेट होते हैं इनको बहुत तेज़ी से डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिलता है एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स की बात करते हैं तो जो एड्रिनल हार्मोन्स होते हैं ये कौन से होते हैं, एड्रेनालिन, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। नॉर एड्रेनालिन जो हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनालिन की बात करें या नॉर एड्रेनालिन की, ये हार्मोन्स कार्डियक आउटपुट की एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर देते हैं, जबकि एसिटाइलकोलिन हार्ट बीट के रेट को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें अगले सिस्टम की ब्लड के बाद लिम्फेटिक सिस्टम की, तो लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारी बॉडी में पाया जाता है, इसका काम भी होता है सर्कुलेशन। और लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड करता है लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स। हमारी बॉडी में ग्लैंड्स जो होती हैं लिम्फ ग्लैंड्स या लिम्फ नोड्स के नाम से जानी जाती हैं, एक जंक्शन पॉइंट होता है। जैसे ये सिंपल से अगर हम बात करें ब्लड की तो ये पैटर्न देखने को मिलता है, ये जंक्शन पॉइंट आपका लिम्फ नोड होता है और ये लिम्फ वेसल्स होती हैं और इनके अंदर फ्लो कर रहा होता है लिम्फ। बात करें अगर एज अ ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यूज, कुछ वाटर और सॉल्युबल सब्सटेंसेज जो फिल्ट्रेट आउट होते हैं प्लाज्मा से, ये इंटरसेलुलर स्पेस में बचे रह जाते हैं, फॉर्म करते हैं टिश्यू फ्लूइड। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज द प्लाज्मा, जैसा प्लाज्मा होता है। तो अगर हम बात करें ब्लड की तो ब्लड माइनस आरबीसी, कुछ नहीं करना है, यही आपके पास लिम्फ हो जाता है। लिम्फ कुछ और अजूबा नहीं है, ब्लड से आरबीसी को निकाल दीजिए, बचेगा लिम्फ। लिम्फ की बात करें तो ये हमेशा एक चीज़ याद रखना, लिम्फ में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सप्लाई होता है, कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता है। एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलता है गैसेस की बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स अकर्स थ्रू द टिश्यूज या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन होता है, लिम्फ होता है। ऐसी जगह पे जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाता है, जैसे बात करें ईयर, इनर ईयर के पार्ट में एंडोलिम्फ, वो लिम्फ का बना होता है क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं देखने को मिलती है। कुछ टिश्यूज इंटर करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में एंड द टिश्यू फ्लूइड इन देम इज कॉल्ड लिम्फ। ये ड्रेन बैक टू द मेजर वेन, ये वापस से मेजर वेन में ओपन कर दिया जाता है। लिम्फ कलरलेस फ्लूइड होता है, कंटेन करता है मेनली लिम्फोसाइट सेल्स
जो WBCs होती हैं। तो मेन ये WBCs से बने होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन की बात करें तो ये मिडिल मैन होता है बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज़। कुछ लेन देन करना है, ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो ज़्यादा हो गए हैं तो लिम्फ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लिम्फ एक जगह से दूसरी जगह इनको कैरीड करता है। इट कैरीड प्लाज्मा प्रोटीन्स, इनके पास प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती हैं जो लीवर में सिंथेसाइज होती हैं टू द ब्लड। ट्रांसपोर्ट ये कर देती हैं ब्लड में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फैट थ्रू द लैक्टियल सेल्स। इंटेस्टाइनल विलाई में यहाँ पे जो प्रोडक्शन होते हैं डाइजेस्टेड फैट को यहाँ पे मूव कराया जाता है। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स और हार्मोन्स इनके थ्रू मूवमेंट करते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ द बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल्स का काम इनका देखने को मिलता है। छाट के बैक्टीरियाज को और फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर निकालना और फिर उनको मार के ख़त्म करना। लिम्फ नोड प्रोड्यूस WBCs, लिम्फ नोड WBCs प्रोड्यूस करती हैं लिम्फोसाइट सेल्स और एंटीबॉडीज़ यहाँ पे फॉर्म होती हैं। और तो मेनली हमारे लिए जो आर्मी का काम करती हैं वो हमारे लिम्फ होते हैं और WBC का जो काम करते हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं। तो दोनों का काम होता है सिक्योरिटी फंक्शनिंग और दोनों इस तरह से फंक्शनेट करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं कौन? लिम्फ। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे एक हम डिवाइस की बात करने वाले हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं यानी कि BP। और BP जब मेजर करते हैं तो हम बात करते हैं पहला वेंट्रिकल के सिस्टोल की। जब लब साउंड आया था उस समय ब्लड प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलता है 120 mm ऑफ Hg और उसी के रिस्पेक्ट में ये सिस्टोलिक होता है। सिस्टोल की वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। वहीं अगर हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो डायस्टोल की कंडीशन में ये ब्लड प्रेशर हो जाता है 80 mm ऑफ Hg और यही कहलाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की दो यूनिट होती हैं, एक डायस्टोलिक और एक सिस्टोलिक। अब ये मेजर किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मेजर करने की डिवाइस होती है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा कब देखने को मिलेगा? 120 से 80 तो हो गया नॉर्मल। अगर ब्लड प्रेशर कितना हो गया 140 से 90 के बीच में या इसके ऊपर तो वो केस बोला जाता है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन लीड करता है कई सारी हार्ट डिजीज़ेस को। इसकी वजह से वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, ब्रेन और किडनी की कंडीशन डैमेज देखने को मिल सकती है। दूसरी कंडीशन देखने को मिलती है हाइपोटेंशन, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर के लिए हम टर्म यूज करते हैं हाइपोटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर के लिए हम यूज करते हैं हाइपरटेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या कैड डिजीज़। इसको हम एथीरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। यहाँ पे कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल फाइब्रस टिश्यूज डिपॉजिट हो जाते हैं किसमें? कोरोनरी आर्टरीज़ में। ये आर्टरीज जो होती हैं वो आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई कर रही थी हार्ट को, उनमें ब्लॉकेज देखने को मिल जाता है। ल्यूमेन बना लेती हैं आर्टरीज में। जो ये रास्ता होता है ये धीरे धीरे सकरा होने लगता है। आर्टरीज नैरोवर एंड देयर बाई इफेक्ट द ब्लड सप्लाई। इसकी वजह से क्या हो जाती है? ब्लड सप्लाई इफेक्ट होती है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम CAD यानी कि कैड डिजीज़। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वन एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस। एक्यूट चेस्ट पेन देखने को मिलता है, कुछ समय के लिए क्षणिक दर्द होता है, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है हार्ट की मसल्स में। इट अकर ड्यू टू द इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो। अगर प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होता है तब ये समस्या होती है। और ये कब होती है? जब CAD के केसेस देखने को मिलते हैं और ये ल्यूमेन धीरे धीरे कम होते हुए ब्लॉकेज की कगार पे पहुंच जाता है। ये कॉमन देखने को मिलता है मिडिल एज एंड बुजुर्गों में। एंजाइना, अचानक से दर्द हुआ, धक्का लगाया, जोर से दबाया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट फेलियर की। हार्ट फेलियर फर्दर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन देखने को मिलती है। यह ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर देता है या कम कर देता है जितनी बॉडी को हमारी ज़रूरत है। यहाँ पे देखने को मिलता है कि कंजेशन देखने को मिलता है अगर लंग्स में। मेन सिम्टम्स इनके देखने को मिलते हैं हार्ट फेलियर नॉट सेम एज कार्डियक अटैक। कार्डियक अटैक की बात करें तो वो केस अलग देखने को मिलता है। उस समय हार्ट स्टॉप कर देता है बीट करना, लेकिन यहाँ पे हार्ट बीट करना बंद नहीं करता है। या हार्ट अटैक की बात करें तो अचानक से डैमेज हो जाता है हार्ट मसल क्योंकि इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो पाती है। उसकी कंपैरिजन में हार्ट फेलियर की केस ये होती है कि जब ये स्लो ब्लड पंप करने लगता है, जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई है उतना ब्लड एक बार में पंप नहीं कर पाता है, वो कंडीशन हार्ट फेलियर की देखने को मिलती है। ये भी डेथ तक लीड कर सकती है।
कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो हार्ट स्टॉप कर देता है बीट करना, हार्ट बीटिंग हो जाती है स्टॉप, उस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। इस केस में तुरंत डॉक्टर्स के पास पहुंचना होता है। अगर रिसेंटली डॉक्टर के पास पहुंच गए और टाइमली इलाज हो गया तो आपके बचने के चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं। अगली कंडीशंस की बात करें तो एक कंडीशन देखने को मिलती है हार्ट अटैक। इस केस में आपके बचने के चांसेस ना के बराबर देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपकी जो हार्ट की मसल्स होती हैं, ये जो हार्ट आपके पास सामने दिख रहा है, इनकी जो बाहरी मसल्स होती हैं ये वाली, ये सब मर चुकी होती हैं। और जब मसल्स मर जाएंगी तो हार्ट पंप वापस से नहीं कर पाता है। तो ये कुछ कॉमन डिजीजेस थी। उम्मीद है आपके जो नीट एग्जामिनेशन है या बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके पास ये अवेलेबल कंटेंट क्विक रिवीजन के लिए है। आप सारे कंटेंट जब इससे पढ़ने के बाद वापस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि आपके एनालिसिस के पैटर्न के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जा रहे हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ में आए होंगी चीज़ें। अगर कुछ पॉइंट्स मिसिंग लग रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। और कुछ सुझाव या कुछ कमियां रह गई हैं तो उनके बारे में भी हमें ज्ञात करा सकते हैं। हमने बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन के बारे में चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अगर एक बार में चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। बहुत तेज़ स्किप करके भगाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो कई सारे कंटेंट आपकी माइंड से स्किप हो सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब से नीट की प्रिपरेशन के लिए, और अगर आप बात करें आईसीएसई बोर्ड हाई स्कूल और सीबीएसई या आईसीएसई कोई भी क्लास 11th या 12th के कंटेंट के पैटर्न हैं तो वो आपको इसी चैनल पे इसी सिंगल वन शॉट एक टॉपिक एक सिंगल वीडियो में आपको यहाँ पे समराइज्ड वे में अवेलेबल होने वाला है। ये क्विक रिवीजन के लिए वीडियोस हैं तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।